मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है हुंड का नियम। इट मींस हुंड्स रूल। बच्चों, इसको हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहा जाता है। इट मींस हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चों, इस नियम को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। तो बच्चों, अब मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं हुंड का नियम क्या है और इसको हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, ध्यान से आप इस लेक्चर को देखें जिससे कि आपको हुंड का नियम तैयार हो जाए। बच्चों, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक हुंड। इन्होंने 1925 ईस्वी में जो नियम दिया था वो इन्हीं के नाम पर हुंड का नियम कहलाता है। कहां के बच्चों वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इट मींस जर्मन वैज्ञानिक। कौन थे जर्मन वैज्ञानिक? ये फ्रेडरिक हुंड नाम के ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने लगभग 1925 ईस्वी में किसी परमाणु के उपकोष के ऑर्बिटलों में, मतलब उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरना चाहिए, इसको लेकर के नियम प्रतिपादित किया था। कहने का मतलब है इन्होंने यानी कि फ्रेडरिक हुंड ने जो 1925 ईस्वी में नियम दिया था, इस नियम के द्वारा परमाणु के उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे इसको डिसाइड किया गया था। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो उपकोष होते हैं वो ऑर्बिटलों से मिलकर बने होते हैं। अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन इस चैप्टर की हो चुकी है और ये सब मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तो उपकोष जो होते हैं वो ऑर्बिटलों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आपको पता है एस उपकोष में एक एस ऑर्बिटल होता है और एक पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और एफ उपकोष में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल को हम केवल बॉक्स से यहाँ डिनोट करते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के लिए हम 3 बॉक्स बनाएंगे, डी ऑर्बिटल के लिए हम 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक और यहाँ बना लेंगे 5। और एफ ऑर्बिटल के लिए हम बनाने वाले हैं 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों, आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक की स्पिन होती है क्लॉकवाइज और दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो यहाँ एस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एस में चूंकि एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन रहने, उनको आप किसी भी तरह से भरें, तरीका एक ही आपके सामने आएगा, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं। अब जब हम पी उपकोष में जाते हैं, पी उपकोष के ऑर्बिटलों में जाते हैं और यहां अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं या मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहां भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरें इसमें? क्या ऐसे भर दें 1 2, क्या ऐसे भर दें 1 2, या ऐसे भर दें कि पहले ऑर्बिटल में 1 भरें और दूसरे ऑर्बिटल में 1 भरें? तो इसमें कौन सा तरीका सही होगा, इसी को निर्धारित किया था वैज्ञानिक हुंड ने। कब? 1925 ईस्वी में। इन्होंने कहा था कि उपकोष के ऑर्बिटलों में, अब बच्चों अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब उनका जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने को बच्चों कहते हैं युग्मन। जोड़ा बनने को कहते हैं युग्मन। मान लो यही हमारा है पी ऑर्बिटल है और इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हम ऐसे भर दें, ऐसे जोड़ा बना दें? या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हम ऐसे ऐसे भी भर सकते हैं, है ना। और मान लो 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो क्या हम ऐसे भर दें या हम ऐसे भर दें?
ठीक है ना। कौन सा तरीका हमारा सही होगा, ये हुंड ने निर्धारित किया था और हुंड के नियम से ये निर्धारित होता है। देखो जैसे दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरने का मतलब है कि उनका जोड़ा बन गया, युग्मन हो गया, पेयरिंग हो गई। तो हुंड ने अपने नियम में ये बताया था कि उपकोष के ऑर्बिटलों में, उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, यानी कि उनका तब तक जोड़ा नहीं बनता है जब तक कि उनके प्रत्येक ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है। फिर एक बार समझो, हुंड ने यह कहा था कि उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, यानी कि उनका तब तक जोड़ा नहीं बनता है जब तक कि उनके प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है। इसको इस तरह से कह सकते हो, या इसका मीनिंग आप ऐसे देख सकते हो कि परमाणु के उपकोष के ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट होता है। और देखिए बच्चों, और अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको मैं करता हूं साफ, ये आप समझते होंगे। हम कोई एक उपकोष ले रहे हैं, चलो हम ले रहे हैं पी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। अब मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां हो गया हमारा पी उपकोष, पी उपकोष। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस तरह से किस तरह से बदलती है और उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। मान लो पहले एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पी उपकोष है, तो उसमें आपको अभी मैंने क्लियर किया कि इसमें ऑर्बिटल होते हैं 3। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं आप, पहला ऑर्बिटल है ये, देखो 3 ऑर्बिटल, जैसा कि आप जानते हो कि पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर गया। अब मान लो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आपको इनको भरना है किसमें, पी ऑर्बिटल में। तो हुंड का नियम ये कहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप पहले ऑर्बिटल में नहीं डाल सकते। पहले ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए तो इसका मतलब कि इनका युग्मन हो गया। नियम ये कहता है कि पहले सभी ऑर्बिटलों में 1 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, इसके पश्चात ही उनका जोड़ा बनाओगे। यानी कि 2 हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में जाएगा। और मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तब क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करना है आपको, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से देखो कि अब आपने पी उपकोष के सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिए हों और उनको आपको भरना है किसमें भरना है, आपको पी उपकोष में भरना है, तो आप कैसे भरोगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। आप पहला इसे बोलेंगे, दूसरा इसे बोलेंगे, तीसरा इसे बोलेंगे, और यहां आ जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन। मतलब अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, आप कहो कि पहला दूसरा, ये दूसरा नहीं है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब मान लो आपको भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए हैं और आपको भरने हैं पी उपकोष में। तो देखिए बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1 फिल किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। इसका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपको हम
आगे चल के जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाना होता है कि ये चौथा इलेक्ट्रॉन कौन है, पांचवा कौन है, या 12वां कौन है, 16वां कौन है। तो उसमें इस चीज को, इस नियम को आपको आना ही चाहिए, तभी आप पता लगा पाएंगे। ठीक, और मान लो आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनको भरो पी कोष में, तो आप वैसे ही भरेंगे। पहले सभी ऑर्बिटलों में 1 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इसके पश्चात जैसे आपके हो गए कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, यानी कि 6वां इलेक्ट्रॉन ये है, 5वां इलेक्ट्रॉन ये है। तो इस तरह से बच्चों हुंड ने बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनों को उपकोष के ऑर्बिटलों में भरेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मैंने जो भी आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया ये बोर्ड पर राइट डाउन है आपके लिए, ताकि आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकें। मैंने लिखा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। बच्चों मैंने कहा कि इस नियम को साधारण बोलचाल में केवल हुंड का नियम कहा जाता है। अब इसे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्यों कहते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसको देख लो। हुंड के अधिकतम बहुलकता नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है। अर्थात किसी परमाणु के उपकोष के ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन आरंभ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखो इसको अधिकतम बहुलकता का नियम क्यों कहते हैं। बच्चों ये नियम बताता है कि दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से, मतलब किसी परमाणु के एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर होते हैं तो उनमें से वही विन्यास आपका सही माना जाएगा जिसमें कुल स्पिन मान अधिकतम होगा, कुल स्पिन मान अधिकतम होगा। तो इसी वजह से इसको अधिकतम बहुलकता का नियम कहा जाता है। देखिए बच्चों, हुंड के नियम को अधिकतम बहुलकता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नियम निर्धारित करता है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से केवल वही विन्यास संभव होता है, केवल वही विन्यास संभव होता है जिसके लिए कुल स्पिन मान, इसको अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर आप इसको इतना ही समझो, जिसके लिए कुल स्पिन मान अधिकतम होता है। स्पिन मान अधिकतम होता है। तो इस वजह से बच्चों इस नियम को अधिकतम बहुलकता का नियम कहा जाता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिए।
तो बच्चों इस छोटे से लेक्चर वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों आपको हुंड का नियम पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।